भारत की आज़ादी की लड़ाई ये सिर्फ एक देश के स्वतंत्र होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ व्यापार करने आई एक कंपनी ने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि कैसे उन तरीकों से आज़ादी वापस जीती गई जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। जरा सोचिए, 1857 तक कोई ब्रिटिश सरकार नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक प्राइवेट कंपनी भारत के आधे से ज्यादा हिस्से पर हुकूमत कर रही थी। और बाकी बचे खुचे हिस्से भी लोकल राजाओं के साथ संधियां करके उसी के कंट्रोल में थे। तो चलिए आज इसी संघर्ष की बात करते हैं। ये कहानी है विद्रोह की, राजनीतिक चेतना के जागने की और उन जन आंदोलनों की जिन्होंने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत किसी सोची समझी योजना से नहीं हुई, बल्कि इसकी वजह थी अंग्रेजों की एक ऐसी पॉलिसी जिसने भारतीय राजा महाराजाओं को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा कि अब उनकी सत्ता खतरे में है। उस वक्त के गवर्नर जनरल डलहौजी ने एक नियम बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब सीधा सा हिसाब था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधा कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। इस एक नियम ने पूरे भारत के राजघरानों में गुस्सा भर दिया। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए, कंपनी कितना बड़ा खतरा मोल ले रही थी। उनकी फौज में भारतीय सिपाही थे लगभग 2,38,000 और अंग्रेज सिपाही सिर्फ 45,000। मतलब कंपनी उन्हीं भारतीय सिपाहियों के दम पर खड़ी थी जिनके राजाओं और समुदायों को वो लगातार नाराज कर रही थी। और फिर वो एक छोटी सी चिंगारी आई जिसने सब कुछ जला दिया। एक अफवाह ये थी कि नई एनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उन्हें मुंह से काटना पड़ता है और उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला थी। और बस विद्रोह की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। मंगल पांडे, मेरठ, दिल्ली, झांसी, हर जगह लड़ाई छिड़ गई। लेकिन इस विद्रोह में कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था, कोई एक साझी रणनीति नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। और इसका नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। यहीं से ब्रिटिश राज की आधिकारिक शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति तो सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। सबक ये था कि सिर्फ बंदूक और तलवार से काम नहीं चलेगा। भारत के भविष्य की लड़ाई अब एक नए मैदान पर लड़ी जानी थी। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसकी शुरुआत की एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम ने। मकसद था कि भारत के पढ़े लिखे लोग एक साथ आएं और अपनी मांगे पिटिशंस और बातचीत के जरिए अंग्रेजों के सामने रखें। ये क्रांति की नहीं, सुधार की राजनीति थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक संगठन में सबके विचार एक जैसे नहीं होते। जल्द ही कांग्रेस में दो गुट बन गए। एक थे नरम दल वाले या मॉडरेट्स, जो मानते थे कि धीरे धीरे सुधार होगा, और दूसरे थे गरम दल वाले यानी एक्सट्रीमिस्ट, जो कहते थे कि हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलेंगे। और ये मतभेद सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहे। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां हालात इतने बिगड़े कि दोनों गुटों में मारपीट हो गई। एक दूसरे पर कुर्सियां और यहां तक कि जूते भी फेंके गए। इसके बाद कांग्रेस कई सालों के लिए दो हिस्सों में बंट गई, जिससे आज़ादी की लड़ाई को बहुत बड़ा झटका लगा। अब अंग्रेज ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, तो उन्होंने अपनी सबसे पुरानी और सबसे कारगर चाल चली, बांटो और राज करो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 1905 में बंगाल का बंटवारा। कारण तो बताया गया कि प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, पर असली मकसद था हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना। और इसका असर भी हुआ। अगले ही साल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। तो एक तरफ कांग्रेस अंदर से बटी हुई थी, दूसरी तरफ अंग्रेज अपनी चालें चल रहे थे। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई में एक ठहराव सा आ गया था। ये ठहराव तब टूटा जब दक्षिण अफ्रीका से एक इंसान भारत वापस लौटा। एक ऐसा इंसान जिसने आकर इस लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया। वो इंसान थे मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में वो भारत आए और अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए जो किसी ने पहले नहीं देखा था। वो हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये लड़ाई का एक बिल्कुल नया फलसफा था, बिना हिंसा के अपनी बात पर डटे रहना और सामने वाले का दिल जीतना। जाहिर है अंग्रेजों को ये सब पसंद नहीं आ रहा था।
बढ़ते विरोध को कुचलने के लिए उन्होंने 1919 में एक बहुत ही सख्त कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत सरकार सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। इसीलिए इसे न अपील, न वकील, न दलील का कानून कहा गया। और इसी कानून के खिलाफ हो रहे विरोध ने एक ऐसे हत्याकांड को जन्म दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाईं, जिसमें 1000 से ज्यादा निहत्थे लोग मारे गए। इस एक घटना ने अंग्रेजों के इंसाफ पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस घटना के जवाब में गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिए। पहले असहयोग आंदोलन और फिर सबसे मशहूर दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। ये सिर्फ नमक बनाने की बात नहीं थी, ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ 390 किलोमीटर पैदल चले और पूरी दुनिया का ध्यान इस आंदोलन की ओर खींचा। अब गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता आज़ादी की लड़ाई का मुख्य रास्ता बन चुका था। लेकिन ये अकेला रास्ता नहीं था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी और लक्ष्य सिर्फ सुधार से बढ़कर पूरी आज़ादी का हो गया, एक और रास्ता इसके साथ साथ चल रहा था। एक ऐसा रास्ता जो हिंसा से परहेज नहीं करता था। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग सोच थीं, 2 अलग रास्ते। एक तरफ गांधी जी का सत्याग्रह था, जनता को साथ लेकर बिना हिंसा के अंग्रेजों के ज़मीर को जगाना, और दूसरी तरफ था क्रांतिकारियों का रास्ता, जिनका मानना था कि आज़ादी बलिदान और हथियार के दम पर ही मिलेगी। इस दूसरे रास्ते पर चलने वाले थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नौजवान क्रांतिकारी। उन्होंने काकोरी में ट्रेन लूटी, अंग्रेज अफसरों की हत्या की। उनका मानना था कि उनके बलिदान से देश के नौजवानों में क्रांति की आग जलेगी। और क्रांतिकारियों के इस बढ़ते प्रभाव का असर कांग्रेस पर भी पड़ा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं के दबाव में 1929 में कांग्रेस ने भी अपना लक्ष्य बदल दिया। अब उन्हें अंग्रेजों के अधीन स्वशासन नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए था, यानी पूरी मुकम्मल आज़ादी। और इस क्रांतिकारी रास्ते का शायद सबसे बड़ा चेहरा थे सुभाष चंद्र बोस। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन गांधी जी से उनके मतभेद थे। वो अंग्रेजों की नज़रबंदी से भेस बदलकर भागे, जर्मनी गए, जापान गए और वहां भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई, ताकि हथियार के दम पर भारत को आज़ाद कराया जा सके। तो आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन देश के अंदर दबाव बना रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों और आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के मन में डर पैदा कर दिया था। इन सब ने मिलकर भारत पर राज करना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन बना दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल छूट जाता है, आज़ादी की इस लड़ाई में वो आखिरी निर्णायक चोट किसकी थी? गांधी जी के नैतिक बल की, क्रांतिकारियों के बलिदान की, या फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद बदली हुई दुनिया के दबाव की? ये सोचना दिलचस्प है।